उसके बाद ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर्स में क्या होता है। तो जैसे फंक्शंस को हम ओवरलोड कर सकते हैं, इस तरह हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर सिर्फ कॉपी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही हमारे पास ओवरलोड हो सकते हैं, क्योंकि इसी में हम पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे इस केस में इन्होंने हमें दे दिया, जैसे इधर अब पहले इन्होंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे दिया जिसका कोई पैरामीटर नहीं है, और उसका जिसमें अब ये पहला केस है उसका, अगर हम उसे एक वेरिएबल पास कर देते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हो गया। अगर दो वेरिएबल्स पास करेंगे तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन दो वेरिएबल्स, इस तरीके से तीन वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं पैरामीटर्स के अंदर। तो हम जितने चाहें वो ओवरलोडिंग कर सकते हैं, लेकिन रन सिर्फ वो वाला कंस्ट्रक्टर होगा जो स्पेसिफाई किया जा रहा होगा एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, कि सिर्फ जो हम इंट मेन में कॉल करेंगे सिर्फ कंस्ट्रक्टर वही रन होगा। जैसे अब इधर उन्होंने पहले एक क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, उसे लेंथ 5 दे दिया, ब्रेथ 2 दे दी है। उसके बाद दो, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, ये हमारे पास पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर आ गया फिर, जिसमें दो वेरी पैरामीटर्स पास कर दिए गए हैं। और ये बेसिकली सिर्फ कंस्ट्रक्टर को एक और वे से लिखने का तरीका है, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है, बाकी काम बिल्कुल सेम है। और आगे एरिया कैलकुलेशन का एक फंक्शन है, और फिर डिस्प्ले का एक फंक्शन है। अब इस केस में A1 के लिए कोई हमने पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन होगा, और A2 के लिए दो पैरामीटर्स पास किए हैं, तो इसका मतलब है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब दोनों केसेस के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, कंस्ट्रक्टर किस तरीके से ओवरलोड हो सकता है। फिर आउटपुट हम देख सकते हैं इधर। उसके बाद तीसरा हमारी टाइप आती है कंस्ट्रक्टर की, वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये काम कर रहा होता है कि एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू या उसकी इनिशियलाइजेशन को कॉपी करके दूसरे कंस्ट्रक्टर को पास कर रहा होता है। इसको लिखने का मेथड इस तरीके से है कि आपने सबसे पहले क्लास का एक नेम देना है, जो क्लास का नेम वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, और उसके बाद आपने दोबारा से एक क्लास का नेम दे देना है पैरामीटर में, फिर एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को एक टेम्पररी नेम दे देना है क्लास के अंदर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया था, यहाँ तक तो वही काम है जो हमने अभी तक कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि हमने इसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एक और कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ देनी, पास करनी है। तो हमने सबसे पहले दोबारा से कंस्ट्रक्टर नेम लिखना है, उसके अंदर हमने क्लास या कंस्ट्रक्टर का नेम लिख देना है, और फिर एंड ऑपरेटर लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद हमने किसी भी एक ऑब्जेक्ट का नेम दे देना। फॉर एग्जांपल एस है ऑब्जेक्ट का नेम, तो एस हमने दे दिया। अब हम इस एस के थ्रू हम ये तीनों वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, एस डॉट रोल, एस डॉट नेम, एस डॉट मार्क्स। तो अब हमने सेव किधर करनी है, हम चाहते हैं कि हम इस कंस्ट्रक्टर की वेरिएबल्स के अंदर ये वाली कर दें स्पेसिफाई, तो वो इस एस के थ्रू हम एक्सेस करके इस वाले रोल नंबर को पास कर रहे हैं। तो उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर में भी कॉपी हो जाएंगी। ये मेथड है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर का। जैसे इस केस में अब हमने स्टूडेंट S1 का ऑब्जेक्ट जब बनाया था, तो हमारे पास पहला कंस्ट्रक्टर रन हुआ है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक और S2 का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें वैल्यूज़ S1 वाली ही जाएं। तो हमने सिंपली क्या किया है कि S1 जो था वो ऑब्जेक्ट पास कर दिया S2 के पैरामीटर में, और अब S1 की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो S2 के वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी। मतलब दोनों का जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। ये देख लें आप, आउटपुट भी हमारे सामने इस वक्त है। उसके बाद है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज रिटर्न बाय वैल्यू, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज पास टू अ फंक्शन बाय वैल्यू एज एन आर्गुमेंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज constructed based on another object of the same class, when compiler generates a temporary object। जबकि ये गारंटीड नहीं होता कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इन सब केसेस में कॉल हो जाता है। इसके बाद हम एक डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं। डिस्ट्रक्टर बेसिकली हमारे पास
कंस्ट्रक्टर को ख़त्म करने के लिए होता है। इस विजुअल से हमें क्लियर आइडिया हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टर हमें उस कंस्ट्रक्टर को ख़त्म करता है। ख़त्म इस सेंस में करता है कि हमारे पास जितनी भी वो मेमोरी एलोकेट हुई हुई होती है कंस्ट्रक्टर की, तो वो सारी डिस्ट्रक्टर ख़त्म कर देता है। इससे मेमोरी लोड हमारा कम होता है। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि आपने एट द एंड जब सारा काम कर लिया है तो आपने उस क्लास को, या वो क्लास का नेम क्या है, कंस्ट्रक्टर को ख़त्म कर दें, तो आपने सिंपली एक टिल्डे का सिंबल यूज़ करना है। फिर उस कंस्ट्रक्टर को आगे स्पेसिफाई कर देना है कि मैं इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो वो जब भी रन हो जाएगा, जब एक बार जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा, तो एट द एंड वो सारा डिलीट हो जाएगा मेमोरी से, वो ख़त्म हो जाएगा। Destructors cannot be overloaded. Destructor take no argument. They don't return a value. Constructor is invoked automatically when the object is created, जबकि destructor is invoked when the object goes out of scope. In other words, destructor is invoked when compiler comes out from the function when object is created. मतलब simple term ये है कि जब constructor का काम ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास destructor कॉल हो जाता है खुद ब खुद। एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टर, इन्होंने डिस्ट्रक्टर एग्जाम्पल दे दिया। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल किया, उसके बाद कंस्ट्रक्टर जब ख़त्म हो जाएगा इसका काम, तो ऑटोमेटिकली एक डिस्ट्रक्टर जो था वो यहाँ पे रन हो जाएगा और वो कंस्ट्रक्टर की मेमोरी को ख़त्म कर देगा। और उसके अंदर हम एक स्टेटमेंट पास करें, जब भी ये रन होगा डिस्ट्रक्टर, तो एक डिस्ट्रक्टर कॉल्ड की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी हमारे सामने। उसके बाद ये आउटपुट है हमारे पास। सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया था और उसमें x पास किया था, और अब ये कंस्ट्रक्टर हम कॉपी कंस्ट्रक्ट इफ़ x, इन्होंने इस केस में हमारे पास एक कंडीशन दे दी है, इफ़ x a ऑब्जेक्ट टू, x हमारे पास अगर ट्रू है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है, तो a ऑब्जेक्ट टू, अब a की क्लास के थ्रू हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया है जिसको ऑब्जेक्ट 2 कह रहे हैं। तो अब ऑब्जेक्ट 2 का पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 का जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा बाद में, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 पहले ख़त्म होगा, ऑब्जेक्ट बाद 1 में ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एक बनाया है ऑब्जेक्ट 1 के लिए, फिर कंस्ट्रक्टर बनाया है ऑब्जेक्ट 2 के लिए, फिर जब कंस्ट्रक्टर ख़त्म होगा तो वो पहले 2 के लिए होगा और फिर 1 के लिए होगा, सीक्वेंस के हिसाब से। अब ये एक और एग्जांपल है, ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया है, फिर डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है, और जब ये स्टेटमेंट्स हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी सारा कुछ, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर जो होगा वो प्रोवोक हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, जब भी हम इनिशियलाइजेशन करवा चुके होंगे। और डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ द स्कोप। नंबर 1, द फंक्शन एंड्स, द प्रोग्राम एंड्स, अ ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल एंड्स, अ डिलीट ऑपरेटर इज कॉल्ड। जब भी ये सारे ट्रिगर होंगे तो हमारा जो डिस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। मतलब जब भी हम इसकी स्कोप से बाहर निकले, आप इसकी स्कोप से हम जैसे ही बाहर आएंगे ना, इस पूरी के साथ यहाँ से इंटररोल से लेकर ये सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट कराता मतलब रीड करते इंटरप्रेट करते करते जब सारा आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा, इन सारा को कर चुका होगा, तो तब जाके हमारे पास डिस्ट्रक्टर कॉल होगा एट द एंड ऑफ द क्लास। जब भी क्लास का काम ख़त्म हो जाएगा तो हमारा डिस्ट्रक्टर जो होगा वो कॉल हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर की टाइप्स कितनी थी, ओवरलोडिंग क्या होती है, और उसके बाद डिस्ट्रक्टर क्या होता है।